मैं डॉक्टर सोनी पांडे भारतीय शिक्षा बोर्ड में हिंदी के शिक्षा अधिकारी हूँ। पतंजलि योग पीठ एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड जो उसका एक अंग है द्वारा आयोजित सम्मान समारोह एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हम एक साथ इसके साक्षी बन रहे हैं। आज का ये पल हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर MP सिंह कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कार्य किया, मैं सर से निवेदन करती हूं आज आए हुए अपने आगत अतिथियों का स्वागत करने के लिए। भारत की समस्त सामाजिक संस्कृति के समर्थ प्रतिनिधि, भारतीय साहित्य के देदीप्यमान सूर्य, हम सभी के मार्गदर्शक, हमारे मध्य में प्रोफेसर मिश्र जी उपस्थित हैं। हम उनको हृदय के अभ्यंतर से चरण स्पर्श करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। हमारे मध्य में वेदों की ऋषिका परंपरा की प्रामाणिक प्रतिनिधि, विद्या वैदुष्य विनम्रता एवं वात्सल्य की साक्षात प्रतिमूर्ति पूज्य साध्वी देवप्रिया बहन जी उपस्थित हैं पतंजलि योग पीठ की ओर से, जो पतंजलि विश्वविद्यालय में डीन है, दर्शन विभाग की विभागाध्यक्ष हैं और सबसे अधिक उनकी विशेषता यह है कि पूरे देश में पतंजलि योग पीठ की महिला योग समिति की केंद्रीय प्रभारी हैं। साध्वी बहन को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहन क्षमा शर्मा जी, बहन स्मिता जी, बहन अर्चना जी, बहन सुधा शर्मा जी, बहन इंदुमती मिश्रा जी, बहन JV अहमद और हमारे भाई ओम निश्चल जी, जिनको मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के विनिर्माण में, उसके विकसित करने में अगर कोई हनुमान तत्व की भूमिका है तो परम श्रद्धेय ओम निश्चल जी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। भाई सूर्यनाथ जी, भाई प्रमोद दुबे जी, जो कक्षा 1 से 5 की पुस्तकों में बहुत ही श्रमसाध्य कार्य किया। इसके अलावा हमारे बीच में केशव मोहन पांडे जी, देवेश चौबे जी और एक बहुत ही एक व्याकरणविद, यद्यपि वो भी हमारी तरह सेवा में ही है, शासकीय, आदरणीय कमल जी, उनको भी मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में पतंजलि योग पीठ के दिल्ली NCR के जो पूज्य स्वामी जी के मिशन को, विजन को आगे बढ़ाने का वर्षों से अपनी ऊर्जा को सन्निध किए हैं, ऐसे डॉक्टर गुलिया जी और सविता बहन जी को प्रणाम करता हूं और उनके साथ आए हुए पतंजलि योग समिति परिवार के सभी सांस्कृतिक योद्धाओं को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय अशोक ठाकुर जी भी उपस्थित हैं। चूंकि ये कार्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के विमोचन और उसमें योगदान देने वालों को सम्मानित करने का था और सबके केंद्र में था एक शताब्दी पुरुष के रूप में जिनका आप लोगों ने अभी एक समारोह आयोजित किया था, उनको पतंजलि शिक्षा गौरव सम्मान से विभूषित करने के लिए, यद्यपि पतंजलि योग पीठ और प्रोफेसर मिश्र जी के जीवन में मैं पूर्ण साम्यता देखता हूं। मुझसे कल एक व्यक्ति ने पूछा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा में समावेश, तो इसको आप कैसे व्यक्त करेंगे अध्यक्ष जी? तो मैंने कहा अगर अमूर्त रूप से मैं उसकी दार्शनिक व्याख्या करूंगा, तात्विक मीमांसा, तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अगर इसको मूर्त रूप में देखना है
तो गृहस्थ के रूप में अगर किसी को प्रतिनिधि के रूप में देखना है तो उसके साक्षात जीवंत स्वरूप हैं प्रोफेसर रामनरेश मिश्र जी। उनके जीवन को देख लीजिए, आपको भारतीय संस्कृति की पूरी वैदिक मान्यताओं और सनातन की सारभूत मूल्यबोधों से आप आप्लावित हो जाएंगे, अभिसंचित हो जाएंगे एक मूर्त रूप में, जिसको कहते हैं टैंजिबल फॉर्म। इंटैंजिबल में तो बहुत ही व्याख्या करने में समय लगता है और व्यक्ति को विश्वास भी नहीं होता। प्रोफेसर मिश्र जी के विषय में तो मैं उस पुराने मुहावरे के कहूंगा कि सूर्य को दीपक दिखाना। हम लोग छात्र जीवन से ही प्रयागराज विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा, भौतिकी का, लेकिन हिंदी प्रेमी होने के नाते जिन साहित्यकारों की सर्जना से सबसे अधिक हृदय प्रभावित होता रहा, मस्तिष्क में स्पंदन होता रहा, उसमें प्रमुख व्यक्तित्वों में प्रोफेसर रामनरेश मिश्र जी रहे। तो मैं ऐसे महान अवसर पर जो शिक्षाविद आए हैं, अशोक ठाकुर जी हैं, चंद्रकांत जी के बहुत सारे मित्र हैं, चंद्रकांत जी भी स्वयं दिख रहे हैं, सभी शिक्षाविदों को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, ओम निश्चल जी और स्मिता जी ने जिस कार्यक्रम में बुलाया था, शताब्दी पुरुष कार्यक्रम था, तो मैं भी रास्ते में नोएडा से आ रहा था, तो मैंने कहा कि कहीं सिर्फ शताब्दी पुरुष कह देना प्रोफेसर रामनरेश मिश्र जी के लिए उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को अर्थान्विति के साथ समेट नहीं पा रहा है, क्योंकि 100 वर्ष पूरा होने की वजह से हम शताब्दी पुरुष कह सकते हैं, लेकिन भौतिक रूप से भी उनके जीवन में 2 शताब्दियों का स्पंदन है। 20वीं शताब्दी का 76 वर्ष और 21वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, तो 2 शताब्दियों का आपकी अनुभूति और विव्यक्त में पूर्ण स्पंदन है। इसलिए कम से कम 2 शताब्दी पुरुष तो कहो। और वैसे देखा जाए तो सर्जना कभी किसी काल की मुखापेक्षी नहीं होती है। सृजन ईश्वर नाम की एक अमूर्त संस्था करता है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, इंटैंजिबल। लेकिन अगर मूर्त रूप में सृजन करने में 2 भूमिकाएं तो मुझे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई पड़ती हैं। उसमें एक है मां, जो हमारे भौतिक आकार को पोषित करती है, उद्भव करती है, और दूसरी है वैचारिकी, जो हमारी गठित करती है, वो करते हैं दार्शनिक। और दर्शन के गर्भ से ही जब कभी साहित्यकार उसको सृजन करता है, तभी संस्कृति का पाथेय प्रारंभ होता है। तो दर्शन कवि द्वारा सृजित साहित्य और गठित वैचारिकी ही संस्कृति का स्वरूप निर्धारित करती है। तो जो संस्कृति का स्वरूप निर्धारित करते हो, जो पाथेय तय करते हो, वो तो अमरत्व के पात्र हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को शताब्दी नहीं बल्कि कालातीत पुरुष कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि काल की सीमाएं उसको बांध नहीं सकती सृजना की शक्ति को। इसलिए हमें उस संदर्भ में कालातीत पुरुष का हम अभिनंदन कर रहे हैं, और ऐसा अभिनंदन करके हम खुद ऊर्जान्वित हो रहे हैं और एक प्रेरणा मिल रही है। दीदी हमारी वेदों की बहुत ज्ञाता है, साध्वी देव प्रिया जी। मैं तो भौतिकी का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन जब ऋग्वेद की ऋचाओं में देखा कि जीवेम शरदय सतप, पश्येम शरदय सतप, बुद्धेम शरदय सतप, तो ऐसा लगता था ये ऋचाएं सिर्फ हमें प्रेरणा देने के लिए हैं कि इसका कोई साक्षात विग्रह भी हमें जीवन में दिखाई पड़ेगा। तो प्रोफेसर रामनरेश मिश्र जी उस वैदिक ऋचाओं को पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व में समाहित किए हुए हैं। वो ऋचाएं अगर पूरी तौर पर प्रतिध्वनित प्रतिफलित हो रही हैं, तो प्रोफेसर मिश्र जी उसके बहुत ही जीवंत मूर्त स्वरूप हमारे समक्ष है, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणापुंज है।
हमको एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है, पतंजलि योगपीठ एक तीर्थ है जो भारतीय संस्कृति की उपासना में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के अखंड पुरुषार्थ से निरंतर अग्रसरित है। उसकी पात्रता के बारे में देखता हूं तो मुझे लगता है कि पतंजलि योगपीठ का उद्देश्य प्रोफेसर मिश्र जी को पतंजलि शिक्षा गौरव सम्मान दे करके स्वयं अपनी उस उपासना की दिशा में एक और महायज्ञ करता है, क्योंकि ये महायज्ञ है। ये प्रोफेसर मिश्र जी का सम्मान करना और उनकी हमें स्वीकृति देना, ये भारतीय संस्कृति की उपासना, उसकी पूजा, उसकी अर्चना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जीवंत रूप में किसी सांस्कृतिक निकष तत्व की आराधना कर रहे हैं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिसका तो उद्देश्य ही है जड़ों से जोड़ने का, भारत की ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा में समन्वित करने का, सम्मिश्रित करने का, तो उसके द्वारा सम्मान देना तो अपने उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में एक सार्थक कदम है। और जब मैं आपका जीवन देखता हूं प्रोफेसर मिश्र जी का, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड कैसा गढ़ना चाहता है छात्रों को, विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को, एक आदर्शतम व्यक्तित्व गढ़ना है, एक समग्र व्यक्तित्व, समग्र गुणों से आप्लावित, भारतीय संस्कृति के मूल्यबोधों से अविसंचित एक व्यक्तित्व गढ़ना है विद्यार्थियों को। तो उसके आदर्शतम स्वरूप हमारे समक्ष प्रोफेसर मिश्र जी बैठे हैं। ऐसा ही भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है कि ऐसा व्यक्ति हो। अगर आप कालखंड को देखिए, श्रद्धेय मिश्र जी की यात्रा को, तो 1924 से प्रारंभ हुई यात्रा जो अनवरत अनथक चल रही है, अगर मैं साहित्य को उस दृश्य से देखूं तो उस कालखंड में जब प्रोफेसर मिश्र जी का एक मानस एल्गोरिदम बन रहा होगा, प्रक्रिया में रहा होगा, तो उस समय पूरे वैश्विक क्षितिज पर चूंकि विश्व उपनिवेश था यूरोप का, तो यूरोप के तर्कवाद, अनुभववाद, कांट दर्शन, फ्रायड, डार्विन, हीगल, मार्क्स, सार्त्र, इनके दर्शनों से प्रभावित एक साहित्य की धाराएं चल रही थी। रोमांटिसिज्म के भी दो हिस्से, अगर रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, इसके बाद आया रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के बाद हिस्टोरिसिज्म जो हीगल और मार्क्स का है। अगर उनके दर्शनों पर आधारित आप देखेंगे तो पूरे विश्व में साहित्य की विभिन्न धाराएं चल रही थी। उस दौर में प्रोफेसर मिश्र जी ने इतने झंझावात देखे, साहित्यिक झंझावात तो देखे ही, आर्थिकी झंझावात भी देखे, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के भी परिवर्तन के झंझावात देखे, और उससे बदलते हुए मानकों को भी देखे, बिंबों को भी बदलते देखे। नगर गांव से लेकर, अंचल से लेकर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक धरातल की विभिन्न हलचलों को भी देखा, तमाम दो महायुद्धों को देखा, अनवरत आज भी युद्धों को भी, विभीषिकाओं को देख रहे हैं। संवेदना और विभीषिका के द्वंद्व के, द्वंद्वात्मकता के बीच भी उभरते हुए मानव की संवेदना को भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन एक उनकी जो नाव थी जड़ों से जोड़ने की, उनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो तर्कवाद, अनुभववाद अलग अलग घेरे में नहीं है। कहीं भी उनकी रचनाओं में आपको आंचलिकता और वैश्विकता में कहीं भी कोई द्वंद्व नहीं दिखता है। लेकिन समूचे राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्यों को समाहित करते हुए भारतीय संस्कृति की सशक्त प्रतिनिधि रचनाएं होते हुए भी कभी भी गांव ओझल नहीं हुआ है, कभी भी आंचलिकता ओझल नहीं हुई है, बल्कि सहज रूप से आंचलिकता का वैश्विक स्तर पर किस तरह से एक सीधा, व्यवस्थित, क्रमबद्ध हो सकता है, तादाद में हो सकता है,
आपकी रचनाओं में वो स्वर बहुत ही प्रमुखता से ध्वनित होता है। हमें ऐसे समग्र व्यक्तित्व की चाहिए, जो आज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहता है ना, क्रिएटिव इमेजिनेशन विद साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव के साथ सर्जनात्मक कल्पनाशीलता, ऐसा होना चाहिए बच्चे का व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व वही होता है जो किसी अतिवादी दर्शनों के घेरे में न रहकर, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अतिवादिताओं का शिकार न होकर, एक सहज रूप से अनुभूति की गहराइयों तक संवेदना को अनुभव करके और बहुत ही तटस्थ रूप से, एक साक्षी भाव से, पर घटित में भी स्वघटित की को तीव्रता से अनुभूति करने का सामर्थ्य रखते हुए एक सृष्टा और दृष्टा पक्ष से समन्वित सर्जना करता है, तब वो कालजयी रचनाकार होता है और वो अमरत्व को प्राप्त होता है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी किसी की दृष्टि से अगर आकलित करेंगे तो एक सक्षम प्रतिनिधित्व करते हैं उस अमरत्व का। इसलिए शताब्दी पुरुष नहीं, ये कालातीत पुरुष है। आप देखिए ना, हम इतिहास को जब तलाशते हैं, अपनी संस्कृति को तलाशते हैं, तो कहां देखते हैं? पूरा विश्व सबसे पहले अपने साहित्य को देखता है। अगर हम राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, तो बिना वाल्मीकि के, वेदव्यास के नहीं जान सकते। इसी तरह विश्व का कोई भी इतिहास का खंड, मैं बहुत विस्तार से नहीं जा रहा हूं, ग्रीक, यूनान, मिस्र, मेसोपोटामिया, कहीं को भी ढूंढिए, या तो साहित्य में दिखता है, या पुरातात्विक अवशेषों में दिखता है, या लोक कथाओं में दिखता है, या लोकगीतों में दिखता है। लेकिन साहित्य उसमें सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि लेखबद्ध होता है। और 17वीं शताब्दी के बाद पूरी दुनिया में अगर कोई प्रामाणिक माना जाता है तो वही माना जाता है जो लेखबद्ध हो। इसलिए लेखबद्ध साहित्य ही हमारे भविष्य के युवाओं के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में, सांस्कृतिक पाथेय के रूप में स्थापित रहेगा। और जब भी उस सांस्कृतिक पाथेय की चर्चा होगी तो इस कालातीत पुरुष प्रोफेसर मिश्र जी की चर्चा अवश्य होगी। अंत में सिर्फ हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, 1 से 8वीं तक की जो हिंदी की पुस्तकें हमारी प्रबुद्ध मानस के द्वारा रचित हैं, विकसित हैं, उसमें जहां प्रोफेसर रामदर्श मिश्र की वटवृक्ष की छाया है, प्रेरणा है, वहीं ममता कालिया बहन भी है, वहीं मदन कश्यप जी भी हैं, वहीं हमारे ओम निश्चल जी हैं, भाई सूर्यनाथ जी हैं, स्मिता बहन हैं, क्षमा बहन हैं, अर्चना जी हैं, हमारे प्रोफेसर रवि शर्मा जी हैं, सुधा जी हैं। दोनों लोग पास पास बैठ गए, अभिनंदन है आपका भी। रवि जी थोड़ा विलंब हो गया। तो ये हमारी बहन इंदुमती, जेवी जी, देवेश चौबे, पांडे जी, केशव मोहन, हमारे मिथिलेश शुक्ला जी, ऐसे अनेक, डॉक्टर नारायण दत्त जी, अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने की बहुत ही एक सार्थक भूमिका का निर्वहन किया। और हमने जब उन्हें याद किया, अपने समय की सारी, ठाकुर जी, हमने अपनी पुस्तकों में ध्यान रखा है कि जो व्यावसायिक कौशल भी हो, शब्द भंडार, व्याकरण का बोध तो हो ही, जो भाषा के जो प्राथमिक दक्षताएं हैं किसी भी शिक्षा शास्त्र के अनुसार, वो तो हो ही, लेकिन उसमें बहुभाषिकता का एक मिश्रण हो। हिंदी एक एकांतिक रूप से एक भाषा ना हो, बल्कि भारत की अन्य भाषाओं के साथ उसका सह संबंध और रिश्ता क्या है, वो भी सहज रूप से कक्षा 1 से 10 की पुस्तकों में इस तरह पिरोया जाए कि पूरे भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के बीच में एक पारस्परिक मैत्री भाव दिखाई पड़े और सहज स्वीकार्यता लोगों के प्रति हो, भाषाई द्वेष किसी प्रकार का ना हो। तो बहुभाषिकता को हमने बहुत स्थान दिया है, विषय वस्तु में भारतीय संस्कृति को स्थान दिया है, और उन अदृश्य भारत की चर्चा बहुत की। हम अतुल्य भारत की बात तो करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा अदृश्य भारत है।
जो वनांचलों में, जो ग्राम्यांचलों में तमाम ऐसे अनसंग, जिनकी गाथाएं नहीं गाई गई, ऐसे महानायक हैं, उनके विषय वस्तु में उनको स्थापित करना, पूरे भारत को एक एक अखंड, चाणक्य का जो अखंड भारत है उसकी चेतना भारत बोध में जोड़ने के लिए बच्चों को साहित्य की हिंदी ही नहीं अन्य भाषाओं में भी हमने विषय वस्तु में इनको स्थान दिया है। क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा का मतलब कोई सिर्फ एक खंड में दार्शनिक विचारधारा नहीं है, बल्कि समस्त दार्शनिक विचारधाराओं और उस पर आधारित परंपराओं, बिंबों, प्रतीकों, त्योहारों, जीवन शैली और प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों के राष्ट्र के निर्माण में योगदान, प्रत्येक समुदायों के राष्ट्र के निर्माण में उनकी जो एक अमूल्य भूमिका है और पूरी ऐतिहासिक यात्रा की विकसनशील प्रवृत्तियों के संदर्भ में जो रही है, उसको संपूर्ण रूप से पुस्तक में गुथा हुआ होना चाहिए, ताकि बच्चे का मानक खंड खंड भारतीय के रूप में नहीं बल्कि एक अखंड भारतीय के रूप में विकसित हो और उसकी जो उसकी सृजन भी निकले, भाषा के माध्यम से उसका जो संवाद निकले या सृजन धर्मिता का जो अंकुरण हो, उसमें समूचा भारत ही प्रतिध्वनित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आप लोगों के सामने विदित हो चुका है, भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य, उसकी पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप, यह सम्मान भारतीय मनुष्य जो विद्वत परंपरा है उसका है। हम सब जीवंत साक्षी हैं आज इस गौरवमयी क्षण के। अब मैं अनुरोध करूंगी आज के अपने मुख्य अतिथि, हम सबके संरक्षक रामदरस जी से कि आप 2 शब्द आशीर्वचन के तौर पे कहें। आदरणीय एन.पी. सिंह जी, आदरणीय साध्वी जी और मेरे प्यारे मित्रों, दरअसल आजकल इतना सम्मान बरस रहा है मेरे ऊपर कि मैं स्वयं नहीं समझ पाता हूँ कि कब क्या कहूँ, क्या करूँ। कई बार तो सवाल होता है कि आपकी उम्र क्या है, क्यों है इतनी। मैं कहता हूँ भाई ये सवाल तो भगवान से पूछो जिसे बनाया है। लेकिन जहाँ तक मेरी भूमिका है वो ये है कि मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, कोई नशा नहीं किया। मैं वाराणसी में 10 साल रहा, पान तक नहीं खाया। दूसरी बात यह है कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। ये अजब बात है और अच्छी बात है कि मेरे यौवन काल में मुझे बहुत कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन कभी मैं किसी के पास कुछ कहने नहीं गया। मेरी जो ये सादगी है शायद गांव ने दी है, परिवार ने दी है कि मैं कभी किसी चीज़ के लिए किसी बड़े आदमी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन यह सौभाग्य है कि मेरे जीवन के अंतिम चरण में सम्मान बरस रहे हैं, ये पत्रिकाओं के विशेषांक बरस रहे हैं और क्या क्या बरसते हैं मैं क्या बताऊं, और मुझे अच्छा लगता है। देखिए कई बार होता है कि यौवन काल में तो आदमी ठाठ से रह लेता है, अगर कोई पूछता नहीं तो भी उसको कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन बुढ़ापा बड़ा ही मायूस होता है, बड़ा ही कमज़ोर होता है, कोई उसको पूछता नहीं है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरा बुढ़ापा
भरा हुआ है, आप लोगों के प्यार से भरा हुआ है। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने कभी किसी पुरस्कार के लिए कहा नहीं। आज मैं बड़े स्वाभिमान से कहता हूँ कि हर पुरस्कार आता है और मैं सम्मान हूँ, अच्छा आ जाइए। तो मित्रों, मेरे बारे में मित्र एनपी सिंह ने इतना कुछ कहा। बड़े विद्वान आदमी हैं, बहुत विद्वान हैं। मैं गांव का आदमी हूं। जब भी मुझे कुछ पुरस्कार मिलता है तो मेरा गांव मुझे याद आता है। गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हमारे मित्र ने जो मेरे बारे में कहा, मेरे साहित्य के बारे में कहा, वो साहित्य हमारे गांव ने दिया है मुझे। वो सादगी मेरे गांव ने दी मुझे। वास्तव में साहित्य अनुभव से होता है। बहुत से लोग तो सोच विचार करके, अखबार पढ़ करके, किताब पढ़ करके लिखते हैं, तो वो सर्जन नहीं होता है। सर्जन होता है अनुभव से। आप अपने अनुभव को अपने विजन से ढालते हैं तो साहित्य बनता है। फिराक साहब ने कहा था कि कविता हमारी इंसानियत वापस करती है। तो वही कविता इंसानियत वापस करेगी जो आपके गांव के, आपके आसपास के लोगों के साथ जुड़ी हो, अनुभव हो। गांव शहर से अलग इसलिए है कि शहर में आप हैं, अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं, कोई संबंध नहीं है। ये गांव का हर आदमी को जानता है। ये जानता है कि आज किसके घर चूल्हा जला है, नहीं जला है। वो जानता है आज कौन रोया है, कौन हंसा है। यानी एक छोटा सा गांव जो है एक शहर से बड़ा होता है अनुभव में। और उसके चारों ओर जो प्रकृति फैली होती है, मौसम फैले होते हैं, वो क्या क्या देते हैं। मौसम शहर में भी आता है। कहाँ आता है? अपने गमलों में आता है, गमलों में। और वहाँ बसंत आए न आए, सावन आए न आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गांव में सावन न आए, धान सूख गया। फागुन न आए तो गेहूं खत्म हो गया। और फागुन जब आता है तो शीतकाल से जो दुखी होते हैं लोग, उनको एक आशा दिखाई पड़ती है, फागुन आ गया, मटर फूल रहा है, मटर फल रहा है। तो फागुन हो चाहे सावन हो चाहे कोई ऋतु हो, वह जीवन है गांव के लिए, जिंदगी है। वो केवल सौंदर्य नहीं है, लेकिन सौंदर्य भी है। तो मैंने कहा कि उस गांव ने अपने प्रकृति के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, अपने त्योहारों के माध्यम से कितना कुछ दिया है। त्योहारों में कितनी गहमा गहमी होती थी। गांव के लोग एक दूसरे से मिलना जुलना, प्रणाम करना, नमस्कार करना। और अभावग्रस्त घर भी त्योहारों के दिन कुछ मना लेते थे। तो मित्रों, मैं उसी गांव का आदमी हूँ और जो कुछ बना हूँ उस गांव के माध्यम से बना हूँ। मैंने एक कविता लिखी है कि मेरा गांव अभावग्रस्त था, मैं भी अभाव में ही पड़ा हूँ। और लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं है सामने, लगता है सब कुछ छिन रहा है। लेकिन एक सपना था कविता का। जब 2002 में था, तभी जब पढ़ता था पाठ्य पुस्तकों को या गीत सुनता था, इच्छा होती थी काश मैं भी ऐसा लिखता। तो वो सपना जो था कविता वाला, कविता का फिर कहानी वाला, उसने मुझे जिंदा रखा और मेरे माध्यम से बहुतों को जिंदा रखा। तो मित्रों, मैं जो एक मुक्तक आपको सुना रहा हूँ। एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती रही। साथ होली हवा आग बन के कभी, और कभी प्यार से महमहाती हुई। साथ होली हवा आग बन के कभी प्यार से महमहाती हुई।
कंटकों ने किए चाक जब भी बसंत, छा गए फूल बनकर बसंत यहाँ पर। कंटकों ने किए चाक जब भी बसंत, छा गए फूल बनकर बसंत यहाँ पर। थक के बैठा जब ही मौत के पास में, जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। थक के बैठा जब ही मौत के पास में, जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। मैंने कविताएं तो लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साहित्य पर 200 के ऊपर PhD हो चुके हैं। और क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ है। हमारे मित्रवर्ग ने बहुत कुछ कहा सुनाया। और एक कविता और छोटी सी पढ़ दे रहा हूँ, जो हमारा आज का समय है। हमेशा आकाश से झरती है एक नदी, और हमेशा ऊपर ही ऊपर कोई पी लेता है। हमेशा आकाश से झरती है एक नदी, और हमेशा ऊपर ही ऊपर कोई पी लेता है। धरती प्यासी की प्यासी रहती है, और कहने को आकाश से नदी बहती है। मित्रों, मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत कुछ कह दिया जितना कहना था, और मैं आप सबको बहुत हृदय से, बहुत मन की गहराई से धन्यवाद दे रहा हूँ। आप सामने बैठे हुए हैं, लगता है कि आप लोगों के चेहरों से, आप लोगों की खुशी से एक ज़िंदगी तैरती चली आ रही है मेरे भीतर। आज बहुत अच्छा लग रहा मुझे, और मुझे इस बात की खुशी थी कि शायद स्वामी जी आए, आज स्वामी रामदेव जी आए, ये शायद मुझे, लेकिन नहीं आए तो भी लग रहा है कि वो हमारे बीच बैठे हुए हैं, हम उनके साथ बैठे हुए हैं। कई बार होता है कि आप साथ नहीं हैं, लेकिन आपका मन साथ होता है। मन लगता है कि आप और हम बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो जो अपने मित्र होते हैं, जो अपने सहचर होते हैं, आत्मीय होते हैं, वे रहें न रहें, लेकिन रहते हैं अपना भीतर। धन्यवाद मित्रों। देखिए, मैंने कहा था ना कि बार बार श्रद्धेय बुढ़ापे की बात कर रहे थे। आपने 18-20 साल के बूढ़ों को तो बहुत देखा होगा, लेकिन 101 वर्ष के युवा को शायद पहली बार देख रहे होंगे। तो बुढ़ापा किसी भौतिक शरीर का मुकापेक्षी नहीं होता। आजकल तो बूढ़े घूम रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे ही 2 फ्लोर चढ़ना हो तो हाँफने लगते हैं, लिफ्ट की ओर देखते हैं। और ऐसे में इतना बौद्धिक सामर्थ्य, इतनी ताजगी, इतना स्पंदित व्यक्तित्व, निश्चित रूप से हम समझ लो। मन कहता है अभी जवां सा, ये चाहिए और वो चाहिए। तन कहता है बहुत पा चुके, अब तो चुप बैठे रहिए। आप एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं स्टोरी में, कि शायद अगर आज फ्रायड और हीगल मार्क्स बैठे होते इस हॉल में, तो हीगल और मार्क्स का जो हिस्टोरिसिज्म था ना, शुष्क भौतिक विश्लेषण, और फ्रायड का जो चेतन, अचेतन और अवचेतन का अलगाव था, वो शायद घुटने टेक देता कि ये अचेतन भी चेतन का गुलाम हो सकता है, सिर्फ चेतन ही अचेतन का नहीं होगा। और चेतन और चेतन, अचेतन तीनों एक साथ जीवंत रह सकते हैं, और व्यक्ति और समाज भी एक साथ समग्र रूप से रह सकता है। ये आपकी संवेदना की जो कुछ अभिव्यक्त की आपकी पंक्तियों से पूर्णतः आपने आत्मसात किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अविलंब जो है, बहुत अधिक समय न लेते हुए बच्चियों से अनुरोध करूंगी पाठ्य पुस्तकों को मंच पे ले आने की। हमारे बीच साहित्य अकादमी के उप सचिव कुमार अनुपम जी हैं। आप हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, संपादक हैं,
मैं अनुरोध करूंगी पूज्य साध्वी जी से और चेयरमैन सर से अनुरोध करूंगी सम्मान के लिए। सबसे पहले हमारी पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के सलाहकार मंडल के सदस्यों में वरिष्ठ सदस्य, हिंदी की जानी मानी पत्रकार, नंदन पत्रिका की संपादक, बाल कथाकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत डॉक्टर क्षमा शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया आप आएं, और साध्वी जी और चेयरमैन सर से मैं अनुरोध करूंगी आपका हम एक छोटा सा अभिनंदन कर रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक श्रृंखला को इस रूप में यहाँ तक हम तक पहुँचाने में जिनका महती योगदान रहा है, जिन्होंने जिसे कहना चाहिए कि नींव के पत्थर की तरह काम किया है, इन्होंने डॉक्टर सोनी पांडे, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें डॉक्टर सोनी पांडे जी का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर प्रमोद दुबे जी से अनुरोध करूंगी कक्षा 1 से 5वीं तक के पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की प्रक्रिया और उसके विषय में आप सबको अवगत कराने के लिए। सबसे बड़ी खुशी इस ठंड में आते हुए मेरे मन में यही थी, हमने कहा भी कि पाठ्य पुस्तकों में पहली बार लैंग्वेज पेडागोजी का प्रयोग किया गया है। अब ये लैंग्वेज पेडागोजी या मान लीजिए कि भाषाई शिक्षण पद्धति क्या है, ये कोई शिक्षाविद अभी नए दौर में इससे परिचित हो रहा है। पुरानी शब्दावली है, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रयोग है
कि आप कैसे प्रयोग करेंगे। पाठ्य पुस्तक बन गई है, लेकिन क्लासरूम ट्रायल होगा, बच्चे कहाँ तक उसको ग्रहण करते हैं, तब हम पास हो गए। लेकिन हम पास हैं, इसकी पूर्व एक सूचना दे रहे हैं, कैसे कैसे कौन किस किस गुण के कारण। तो एक तो मैंने कहा कि लैंग्वेज पेडागोजी का उपयोग किया गया है। अनजाने आप उसको देखेंगे नहीं, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा खुला हुआ विजुअल आपको दिखाई देगा, चित्र ही आगे आगे दिखाई देंगे और शब्द वाक्य पीछे दिखाई देंगे। यानी कि जो श्रव्य तत्व है, कान से शब्द सत्ता जो है वो पीछे है और दृश्य सत्ता आगे है। पूरी पाठ्य पुस्तक के विधान में आपको शिल्प विधान में दिखाई देगा। अभी ऐसा क्यों है, इसके लिए कुछ अलग से हमने कहा नहीं है, लेकिन कहानी ये है कि जो प्रकाश की गति है वह श्रव्य से 1000 गुना अधिक है। तो कम्युनिकेशन अधिकतम कहाँ होनी चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए सबसे पहला दृश्य में। आप देखते ही उसको देखने लगे, बच्चे ये समझें कि अरे ये मेरी पाठ्य पुस्तक है, ये तो सबसे अच्छी है, तो फिर उसको अपने सिरहाने लेकर सोने लगे। उसको लगे कि ये पाठ्य पुस्तक मेरी है, तो आंखें बोलती हैं तो है ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा देर तक मैंने ठीक से देखना पड़ता है, लेकिन प्रभाव जो है अपने आप आपको मिल जाता है। इसलिए पहला तो ये हो गया कि पाठ्य पुस्तकें स्वयं अपने को दृश्य में, श्रव्य में और उस लोक में बसे हुए कथानकों में शिक्षा का माध्यम बनकर सामने आ रही है। श्रृंगार कहाँ से कर रही है? तो लोक से कर रही है। लोक प्रचलित जो नैरेटिव्स हैं, जो कथानक हैं, उनसे अपने को जोड़ती है, दृश्य से जोड़ती है और सहज और आकर्षक भाव से जोड़ती है। तो ऐसा है कि ये हरि अनंत हरि कथा अनंता की स्थिति है। क्लासरूम होगी, क्लासरूम से ये बातें छन के आएंगी और हम जब काम करते हैं तो ये चाहते हैं कि अभी की जो चुनौतियां हैं और हम कैसे एक इनोवेटिव, कैसे एक नवाचारी ढंग से प्रस्तुत हो रहे हैं, हम इस पर ध्यान दें। हमने इस पर अभी तो काम चल ही रहा है और एक सतत प्रक्रिया है, इसको और सुधार करते जाना है। ये प्रथम जो है हमने बीज रोपण किया है, तो हमारी ओर से एक सफलतम पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के रूप में अपने बच्चों के पास ये प्रसाद जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बड़े ही आदर से हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक, इलाहाबाद बैंक में राजभाषा अधिकारी रहे, कवि, गीतकार, गद्यकार डॉक्टर ओम निश्चल जी से अनुरोध करूंगी कक्षा 6 से 8वीं पर अपनी बात रखने के लिए। आदरणीय ओम निश्चल जी। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 1 से 8वीं तक की पुस्तक सामने आई है। भारतीय शिक्षा नीति 2020 और जिसका करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके अनुरूप विभिन्न स्तरों पर हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी को एक ऐसे गवाक्ष के रूप में स्थापित करते हुए उस माध्यम से विद्यार्थी पूरे भारत को, भारत के इतिहास को, भारत के भूगोल को, उसकी चेतना को, उसके लोकाचार को, उसकी सांस्कृतिक विविधताओं को, उसकी भाषिक विविधताओं को जान सके, पहचान सके और अपने भीतर एक ऐसे नागरिक का निर्माण कर सके जो बौद्धिक रूप से सचेतन होने की प्रक्रिया में अग्रसर हो और राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने। इन मूल तत्वों को आत्मसात करते हुए, जैसा कि भारतीय शिक्षा नीति की गाइडलाइंस और परामर्शी सूत्र रहे हैं, उसके अनुसार विभिन्न घटकों के अंतर्गत और विभिन्न वय के बच्चों के लिए जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, चूंकि हम सभी लोग अपने जीवन में लौटें तो किसी न किसी
शिक्षा बोर्ड के अध्ययन जो पाठ्यक्रम निर्धारित रहे हैं उनके छात्र रहे हैं, और हमारे भी निर्माण की प्रक्रिया में जो भीतर अवचेतन, चेतन और पूरा जगत है वो कितना प्रकाशित है हमारे भीतर, इस बात का प्रमाण है कि हम किन विद्यालयों से, किन गुरुजनों से, किन शिक्षा प्रणालियों और पद्धतियों से, किस वैज्ञानिक चेतना की सरणियों से होकर यहां तक पहुंचे हैं। एक शायर कहता है कि कल न बदला तो आज बदलेगा, वक्त अपना मिजाज बदलेगा, आदमी की यहां तलाश करो, आदमी ही समाज बदलेगा। निश्चित रूप से अगर एक ऐसे मनुष्य की रचना को हम व्यक्ति के रूप में देखें, बच्चे के रूप में देखें, तो इन्हीं पद्धतियों के माध्यम से, इन्हीं रचनाओं के माध्यम से, इन्हीं कवियों, इन्हीं किस्सा गो के वृत्तांतों को पढ़ते हुए वो आगे बढ़ता है और अपने भीतर एक ऐसी नागरिकता का विकास करता है जो बौद्धिक भारत के निर्माण में एक स्वस्थ इकाई के रूप में हमारे सम्मुख खड़े होते हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य यही है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मुझे लगता है अभी तक इसकी व्याकरण की पुस्तक भी बहुत अनूठी है कि एक पूरे आख्यान के माध्यम से कोई रचना है, उसमें व्याकरण के तत्वों को आत्मसात करना। मुझे लगता है कि मैं संस्कृत का जब अध्ययन कर रहा था, व्याकरण इतना शुष्क विषय है, उसके पढ़ाने वाले अगर अच्छे हैं तो उसको भी एक किस्सा गोई की तरह बता सकते हैं, और फिर आपको न सिद्धांत कौमुदी में कोई डर लगता है, न उसके व्याकरणिक प्रत्ययों को जानने समझने में। मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है वो मुझे लगता है भारत में अभी किसी भी बोर्ड के द्वारा वैसा अवधारण नहीं मिलता है कि किस्सा गोई के माध्यम से व्याकरण की इतनी अच्छी शिक्षा दी जाए। चूंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, पग पग पर भाषा की च्युतियाँ और डिविएशंस देखता हूँ और बड़े बड़े विद्वानों में देखता हूँ, लेकिन हम उन्हीं परंपराओं से छन कर आए हैं और ऐसी बौद्धिक प्रतिमूर्तियों के रूप में हम जाने माने भी जाते हैं। लेकिन अपने भीतर भी अगर देखें तो जैसे कि केदारनाथ सिंह कहते हैं कि जहां तक देखता हूं तल में कचरा ही कचरा नजर आता है, और कहते हैं चलाना चाहता हूं अंतःकरण के गलियारे में सुदीर्घ एक स्वच्छता अभियान। एक मनुष्य को निरंतर ऐसी प्रक्रिया में निहित होना चाहिए कि वो अपने अंतर जगत को भी बुहारता चले और शुद्ध करता चले। धन्यवाद। अब मैं बड़े ही आदर से पतंजलि योग पीठ की प्रतिनिधि आदरणीय परम पूज्य साध्वी देवप्रिया जी से अनुरोध करूंगी आज के इस आयोजन पर अपनी बात रखने के लिए। आदरणीय साध्वी जी, आज जिनके विशेष सम्मान समारोह में हम सब का आगमन यहाँ हुआ है के निमित्त, ऐसे एक युग पुरुष के बाजू में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मेरे सौभाग्य के लिए आप ताली बजा सकते हैं। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव थोड़े बिजी थे, आज आ नहीं पाए थे, तो इसलिए उन्होंने अपने स्थान पे प्रतिनिधि के रूप में मेरे को भेजा था, और यदि पूज्य गुरुदेव आ जाते तो मैं मिस कर जाती, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है ये। तो आपको सुन करके और देख करके इतने सारे भाव मेरे हृदय में हिलोरे ले रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या अभिव्यक्त करूं, कहाँ से अभिव्यक्त करूं। एक युग पुरुष हैं, पर आप निश्चित रूप से जो आदरणीय सिंह साहब कह रहे थे कि 2 शताब्दियों के जो साक्षी हैं, और क्योंकि मैं योग की विद्यार्थी हूं, तो योग को जानने वाला, योग को जीने वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो मैं कहूँगी ऐसे योग पुरुष जैसे होता है। योग के सगुण साकार रूप को आज मैंने देखा। आपने जब बोला तो वाणी से ऐसे लग रहा था जैसे फूल झर रहे हैं। मैं सबके चेहरे देख रही थी, जब आप बोल रहे थे तो सबकी एक प्रसन्नता झलक रही थी। यही एक कागजी फूल और रियल गुलाब के फूल में अंतर होता है। जिसने जीवन में जिया है, ये हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के साथ भी देखते हैं। जब हम उनके सामने जाते हैं, हम नहीं, कोई भी व्यक्ति जब उनके सामने जाता है तो कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर के लिए वो प्रसन्न हो जाता है। और ऐसा ही आज भी मैंने देखा, जब आप बोल रहे थे तो सब लोग इतने प्रसन्न मुद्रा में थे, क्योंकि आपने उस योग को जिया है अपने जीवन में। मैंने देखा कि बच्चों जैसी स्मृति है, इस उम्र में इतना स्मरण होना, लोग तो
स्मृति के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, डिमेंशिया आदि हो जाता है बड़ी उम्र में। तो बच्चों जैसी स्मृति है, युवाओं जैसा उत्साह है, ज्ञानियों जैसा ज्ञान है, कर्मयोगियों जैसे कर्मठ हैं। और जो योगी की पहचान बताइए गीता आदि में, संतुष्ट सततम योगी, एक परम योगी ऋषि जैसे संतुष्ट हैं। तो जीवन के सारे सात्विक जो आदर्श जीवन के गुण होते हैं उनको आपने समेट के रखा हुआ है अपने व्यक्तित्व में। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके पास आकर के, क्योंकि जो आपने बताया कि मैंने कभी किसी से कोई महत्वाकांक्षा नहीं की, कुछ मांगा नहीं कभी किसी से, और जब दरवाजे पर आए सम्मान आदि तो उनको नकारा भी नहीं, मैंने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। ये है योग। नहीं तो व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मिले, ज़्यादा मिले, और बाहर से कुछ ऐसा दिखाते हैं कि नहीं चाहिए, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पास आते तो रिएक्ट करते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हम सब इन। और जो योगी होता है वो समता में रहता है। तो ये समता का सगुण साकार रूप आप और हम सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और आपके साहित्य के ऊपर भी जो पीएचडी की जिन छात्रों ने, और मैं तो कहती हूँ कि आज ये सम्मान दे करके सर का सम्मान नहीं, ये पतंजलि योगपीठ अपने आप में सम्मानित हुआ है ऐसे व्यक्ति को सम्मान दे करके। और निश्चित रूप से श्रद्धेय स्वामी, हम तो ये चाहते हैं, भाई साहब ने तो कहा कि आप स्वामी जी को आपके घर लाएंगे, लेकिन मैं तो ये निवेदन करती हूँ कि भाई आप हेलीकॉप्टर से या किसी बहुत अच्छी सी गाड़ी से जिसमें असुविधा ना हो, क्योंकि पतंजलि योगपीठ में मेरे जैसे 150-200 साधु सन्यासी और सन्यासिनी बहनें हैं। ऐसे व्यक्ति को जब साक्षात देखते हैं तो जीवन को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो कभी वहाँ आए तो हमारा परम सौभाग्य होगा। बाकी आपकी पुस्तकों को तो हम देख करके उससे तो लाभ उठाएंगे ही। और आज जिन भाई यहाँ सम्मान हुआ उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे संगठन की बहनें, हमारे संगठन के भाई आदरणीय डॉक्टर गुलिया जी, आदरणीय बहन सविता जी आज इस समारोह में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे इस सभा में शामिल होने का अवसर मिला और इतने बड़े एक युग पुरुष के दर्शन करने को मिला। तो बस हम यही प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं, हम भी आपकी तरह से ही अपने जीवन को ऐसे ही संयमित जिएं और कुछ समाज की सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम। भारतीय शिक्षा बोर्ड एक के जो इकाई है, इसके दो ध्रुव हैं, चेयरमैन सर और हमारे आदरणीय सेक्रेटरी सर। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े पूर्व आईपीएस श्री राजेश प्रताप सिंह जी, आप हमारे बोर्ड के सचिव हैं और आपके देख रेख में पाठ्य पुस्तकों का निरंतर प्रकाशन कार्य चल रहा है। मैं बड़े आदर से सचिव सर को आमंत्रित करती हूं आज के इस सभा के अंतिम पड़ाव पर। जैसे कोई चीज होती है तो एक अंत भी आता है, उसी तरह से किसी भी उसका एक अंत भी होता है। जैसे आपने बुद्ध धर्म में भी देखा है, क्षणिक बात है कि चीज पैदा होगी तो उसका उसी तरह से जब एक सभा हुई तो उस सभा के एक अंत भी होता है। लेकिन जो सबसे मेरे लिए कठिन काम यह है कि इतनी जीवंत और इतनी ज्ञानप्रद वाली सभा के समापन की घोषणा करना मेरे लिए बड़ा दुरूह कार्य है, क्योंकि अगर मैं आपको धन्यवाद देता हूं तो एक तरह से जो ज्ञान आपने दिया उसका एक प्रतिकार हो जाता, और उस प्रतिकार को मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ। रामचरितमानस में एक सुंदर सा प्रसंग है कि जब सभी लोगों को पुरस्कार दे के भगवान राम भेज देते हैं तो हनुमान जी आते हैं, तो तुलसीदास ने बहुत अच्छा लिखा है कि प्रत्युपकार करहु का तोरा, सन्मुख हो न सके मन मोरा। मतलब तुमने जो वो काम किया है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो बोर्ड के सेक्रेटरी के रूप में आप लोगों ने, ये जो बोर्ड अपनी शैशवा अवस्था में था,
अपने हाथों से इसको चलना सिखाया, एक ऐसा रास्ता पकड़ाया कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये बोर्ड अपनी ऊंचाइयों पर जाएगा और एक मापदंड केवल भारतवर्ष में नहीं पर विश्व में स्थापित करेगा। मैं इसके लिए आप लोगों को कृतज्ञता ज्ञापित करके आपको छोटा नहीं करूँगा। मैं तो चाहूँगा कि इस तरह का उपकार आप लोग हमारे ऊपर करते रहें, लेकिन अब डॉक्टर साहिबा का आदेश है कि आप इसको धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का हृदय से इस आशा के साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जब भी इस बोर्ड को चलने में थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ी बात होगी, तो आप लोग स्वतः बिना कहे, बिना किसी उसके आके हमें सही मार्ग पर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा अनुरोध है, एक लंदन से आई हैं लेखिका जो अपनी किताब रामदर्श जी को भेंट करना चाहती है। मैं अनुरोध करूंगी कि जया वर्मा जी कृपया आएं और अपनी किताब जो है रामदर्श जी को भेंट कर दें।